हेलो गाइज, मैं पूनम शर्मा। आज फिर बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। फिर से आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराने जा रही हूँ, हर साल ये क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बीए सेकेंड ईयर जो एसओएल और एनसीवीएफ के बच्चे हैं, खासकर एनसीवीएफ और एसओएल के बच्चे हैं, उनका सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों का जो पेपर है इंडियन पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भारत की राजनीति के बारे में, भारत के राजनीतिक दल के बारे में, खासकर इंडियन और ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसके बारे में पूछा जाता है। इस चैप्टर में आप लोगों का दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जो भारत की राजनीतिक दल की जो व्यवस्था की विशेषता है, यानी भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, किस तरीके की भारत में पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बना है, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं रही हैं, उसके बारे में सीधे सीधे आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाता है। उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। और दूसरे तरीके से जो 80% जो जिस तरीके से जो सेकंड आपका मेथड है, जो सेकंड क्वेश्चन है, 80% आपका वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों का इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और ब्रिटेन के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का कंपैरिजन करते हुए पूछा जाता है कि दोनों का कंपैरिजन बताओ, किस तरीके से दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हम समान तो बोल ही नहीं सकते, दोनों में सिमिलैरिटीज नहीं है कुछ भी, तो कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन में दोनों में डिससिमिलैरिटीज बतानी है, दोनों की अपनी अपनी जगह विशेषता बतानी है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हमेशा कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कंपैरिजन क्या करना होता है किसी चैप्टर में से पूछ लिया जाता है किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो हमेशा हम उसकी कुछ सिमिलैरिटीज लिखते हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज लिखते हैं, यानी कुछ हम समानताएं लिखते हैं उन दोनों के बारे में जो जिनकी तुलना पूछी होती है, या उनकी थोड़ी सी असमानता लिखी जाती है। परंतु या मैं बोल सकती हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी और ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का कंपैरिजन करके आप लोग डिफाइन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, तो दोनों की पॉलिटिकल पार्टी की जो फीचर्स है, विशेषता है, दोनों को अलग अलग अटेंड करना है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दो तरह से क्वेश्चन आता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। एक सीधे सीधे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की फीचर्स या उसकी विशेषता पूछ ली जाती है, जिसको आप लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो उनके पॉइंट्स है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके और कंक्लूजन के साथ थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की जो विशेषता है वो उनको क्रिटिसाइज भी करती है, तो थोड़ा सा उनकी आलोचना भी बनती है। इस तरीके से आपको अटेंड करना होगा। अगर दूसरे तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग को से पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी और ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन करते हुए एक्सप्लेन करो, तो उसमें पहले इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की फीचर्स या उसकी विशेषता बताओगे, और उसके बाद ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी की विशेषता बताओगे, और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की को क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की जो विशेषता है उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। अभी आगे जैसे मैं आप लोगों को अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज के पॉइंट इसमें ज्यादा बनते हैं, किस तरीके से आलोचना के जो पॉइंट है वो भारतीय राजनीतिक दल के बहुत ज्यादा बनते हैं। तो उनको क्रिटिसाइज करके उसके बाद कंक्लूजन लिख के आंसर को फिनिश करना है, आंसर को एंड करना है। आगे आने वाला टाइम में मैं आप लोगों के लिए एक पैटर्न का वीडियो भी जरूर लेके आऊंगी कि इसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से आपको अपना आंसर अटेंड करना है, किस तरीके से आंसर को अटेंड करने का पैटर्न होना चाहिए, कितने पेजेस अटेंड करने हैं, किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको किस तरीके से मेंशन करना चाहिए एग्जाम आंसर की में, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी। आज का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, हम उसको स्टार्ट करते हैं। दोनों की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को पढ़ने से पहले, दोनों की विशेषताओं को समझने से पहले थोड़ी बातों का जान लेना बहुत जरूरी है, जिसको आप अपने इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते, शामिल कर सकते हैं। आज हम दलीय व्यवस्था की बात करेंगे और भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की तुलना भी करेंगे। संसार के सभी देशों में कोई ना कोई शासन व्यवस्था है, कहीं तानाशाही है,
तो कहीं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। और राजनीतिक दल की बात की जाए तो राजनीतिक दल के अस्तित्व के बिना कोई भी शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी हो, अनार्की हो, तानाशाही है, उसको चला पाना देश में बहुत असंभव है, जिसको बोल इम्पॉसिबल है। प्रेजेंट में पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी कैसी होती है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। और हर देश में अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। जिस तरीके से कहीं पे एक दलीय व्यवस्था है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, कहीं पे टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था है, कहीं पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय व्यवस्था है। तो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे है, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा चाइना में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही है, उन्हीं की सत्ता होती है, वही अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं। दूसरा, जैसे कि द्विदलीय पार्टी जो है वो कहाँ पे मिलेगी, ब्रिटेन में द्विदलीय पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में द्विदलीय पार्टी सिस्टम है। अभी मैं आप लोगों को ब्रिटेन कराऊंगी, तो ब्रिटेन की जब विशेषता करेंगे, क्या क्या उनकी विशेषता है, तो उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। भारत जैसी, फ्रांस जैसी देशों में या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यानी 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाती है तो हर देश में अलग अलग शासन व्यवस्था है, अलग अलग जो रूल करने का सिस्टम है वो अलग है। पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। किसी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है, किसी देश में 2 है, किसी में 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। तो भारत की जब बात की जाती है तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ पे। और हमारे सिलेबस में भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में दिया गया है, तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोनों ही देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये सबको पता है कि दोनों ही देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमने ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था। और प्रेजेंट में दोनों ही कंट्री डेमोक्रेसी वाली कंट्री है। तो डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी होना कंपलसरी है, चाहे वो 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो, टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो। वहाँ पे सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता जहाँ डेमोक्रेसी है। पर जहाँ भारत की बात कर ली जाती है तो एक बात आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। जब पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात की जाती है, राजनीतिक दल की बात की जाती है, तो भारत में स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंसी से पहले ही, हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले ही पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व बनना शुरू हो गया था, राजनीतिक दलों का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब किस तरीके से 1885 में आप लोगों को पता है कांग्रेस का निर्माण कर दिया गया था, 1885 में ही। उसके बाद और भी पॉलिटिकल पार्टी आए हैं हमारे सामने, जैसे 906 में मुस्लिम लीग बना दी गई थी, 908 में हिंदू महासभा की स्थापना कर दी गई थी, 1906, 1908 और 1925 में साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैब्लिश कर दिया गया था। जब ब्रिटेन की बात की जाती है तो ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक स्टेट है, पर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो आई है, पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम आया है, वहाँ पे धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। वहाँ पे वो परंपराओं से निकली है। वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो वहाँ की परंपराओं यानी वहाँ की रीति रिवाजों से, वहाँ की रिचुअल से निकली है। पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं था वहाँ पे। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में बता देती हूँ ब्रिटेन की भी। कि भारत की बात की जाती तो मैंने अभी बताया कि स्वतंत्रता से पहले ही यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक स्टेट बनने से पहले ही यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी पहले ही बनने लग गई थी। और उसके बाद जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके बाद बहुत सालों तक 1952 से जो पहली लोकसभा चुनाव किया गया था, आम सभा चुनाव किया गया था 1952 से लेके बहुत सालों तक, आगे मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगी। 1977 तक, खासकर 1977 तक कांग्रेस का ही राज रहा है भारत में। और 2 साल अगर निकाल दिया जाए 1977 टू 1979 तक, उसके बाद भी कांग्रेस का ही शासन रहा है। अभी 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा बीच में एक और अटल बिहारी वाजपेयी का जब समय था 1998 के आसपास, उस समय को निकाल दिया जाए तो भारत में ज़्यादातर कांग्रेस का ही आधिपत्य देखा गया। कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी का ही निर्वाचन देखा गया भारत में। इधर हम जब ब्रिटेन की बात कर लेते तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ब्रिटेन में जब राजनीतिक दलों की बात की जाती है तो वो वहाँ पे धीरे धीरे उसका
विकास हुआ है वो वहाँ के राजनीतिक दल वहाँ की परंपराओं से निकली है। किस तरीके से? क्योंकि वहाँ पे पहले राजाओं का शासन था, वहाँ पे कानून जो चलता था राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, राजा ही देखते थे, मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे। पर 1688 में जो 1688 का रेवोल्यूशन हुआ है वहाँ पे, रक्तविहीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें बिल्कुल भी खून नहीं निकला और वहाँ पे क्रांति की गई, रक्तविहीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। और एकदम से तख्ता पलट हुआ, राजाओं का शासन को सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, और वहाँ पे जनता का यानी डेमोक्रेसी आ गई। और जैसे ही डेमोक्रेसी आई है तो वहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी को देखा गया। शुरू में वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी था वहाँ पे, एक टोरी दल थी और दूसरी व्हिग दल थी, जो आगे चल के 1832 में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी यानी अनुदार दल राजनीतिक दल बना, अनुदार नाम है उसका, और दूसरा उदार यानी लिबरल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़, जो मैं ब्रिटेन के बारे में बता रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मेरे वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुनिएगा कि जब ब्रिटेन के पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाती है तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे रीति रिवाजों से ही, वहाँ की परंपराओं से ही निकली है। एकदम से नहीं बनाई गई थी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम बोल देते हैं कि 1885 में कांग्रेस बना था इंडिया में। वहाँ पे ऐसा कोई निश्चित या सर्टेन टाइम नहीं है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है, धीरे धीरे से रीति रिवाजों से निकली थी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी। 1688 में एकदम से क्रांति हुई थी वहाँ पे, और राजा का तख्ता पलट करके वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी, जनता का शासन आ गया था, वहाँ पे चुनाव होने लग गया था वहाँ पे। और वहीं से जब चुनाव हुआ, जहाँ पे चुनाव की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टी होंगी, तभी तो निर्वाचन होगा, वहाँ पे इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले वहाँ पे टोरी पार्टी और व्हिग पार्टी, दो पार्टी आए थे। आगे जाके टोरी पार्टी और व्हिग पार्टी का नाम चेंज हो गया और 1832 के आसपास कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी के नाम से जाने लगे ये। और आगे जाके 1924 में एक और राजनीतिक दल आया यहाँ पे। पहले तो अभी तो दो ही पॉलिटिकल पार्टी थे, जो टोरी दल था और व्हिग दल था, उनका आगे जाके नाम चेंज हो गया, एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी हो गई यानी अनुदार दल, और एक लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। अनुदार, ये जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, इसका क्या काम है? अपने रीति रिवाजों से चिपके रहना, कोई परिवर्तन नहीं चाहना, अपनी परंपराओं से अपने जो भी कानून बनेगा उसका ध्यान रखना कि हमारी परंपराओं का ध्यान रखा गया, हमारी परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जो अनुदार दल है, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा परिवर्तन की बात करते थे, अपने देश में कुछ नया होना चाहिए। तो वो उनकी जो विचारधारा, आइडियोलॉजी है लिबरल पॉलिटिकल पार्टी की, वो हमेशा ब्रिटेन में कुछ नया लेके आना चाहते हैं। और जो कंजर्वेटिव है वो अपनी परंपराओं को ही बना के रखना चाहते हैं। ये इनकी मेन आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी की और लिबरल पॉलिटिकल पार्टी की। आगे जाके 1924 में सडनली लेबर एक राजनीतिक दल वहाँ पे उभरा, लेबर पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहा जा सकता है। तो उस समय पे 1924 के आसपास लगने लगा था कि भाई ब्रिटेन में भी अब द्विदलीय प्रणाली सिस्टम खत्म हो रही है, टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम खत्म हो रही है। क्या? क्योंकि तीन दल आ गए थे अब, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, एक लिबरल पॉलिटिकल पार्टी और तीसरा लेबर पॉलिटिकल पार्टी। लेबर यानी मजदूरों का संगठन, जो मजदूरों की हित की बात करता था भाई, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक देश था, औद्योगिक क्रांति हुई थी वहाँ पे, तो वो मजदूरों की बातें करता था, गरीबों की बातें करता था, तो उसको लेबर पार्टी का नाम दिया गया। और ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी की एक और खास विशेषता है जो आप अपने एग्जाम में अपनी तरफ से पॉइंट बना के अटेंड कर सकते हैं, कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के नाम से उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जैसे कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाती है नाम से, कि भाई अपनी रूढ़िवादी बातों से, अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से चिपके रहेंगे। यहाँ पे कोई भी कानून बनेगा तो वहाँ पे रीति रिवाजों का प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलेगा, इफेक्ट जरूर दिखेगा। दूसरा लिबरल पार्टी, लिबरल नाम से पता लगता है उदार दल, यानी हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला, नई बातों को करने वाला। और तीसरा जो मैंने अभी बताया 1924 के आसपास देखा गया कि लेबर पार्टी एक और सत्ता में आई, तो लगा कि तीन पॉलिटिकल पार्टी हो गए, तो ये भी क्या मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यहाँ पे भी आ गया। परंतु कुछ समय के बाद ही, कुछ सालों के बाद ही, जो उदार दल है उसका वर्चस्व, जो इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे अपने आप ही बहुत कम हो गया, और दो ही पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे बची जिसको बहुत इंपॉर्टेंस मिली। जनता हमेशा कभी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो कभी लेबर पॉलिटिकल पार्टी। तो प्रेजेंट में बात की जाए तो वहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी रह गई है अब, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी और लेबर पॉलिटिकल पार्टी। तो जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी थी उसका अपने आप ही नामो निशान अपना है वो अभी भी, पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत लिमिटेड हो गई है वो।
तो इसीलिए कहा जा सकता है कि कभी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वहाँ पे, तो कभी लेबर पॉलिटिकल पार्टी, और मोस्टली लेबर पॉलिटिकल पार्टी ही जीतती है वहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटेन में तो ही राजनीतिक दल सत्ता है, यानी 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। कंजर्वेटिव, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, और दूसरा एक लेबर पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे। कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी विचारों से चिपकी हुई है, वो हमेशा ध्यान रखती है कि अगर वो अपोजिशन में बैठे तो ध्यान रखती है कि जो सत्ता में गवर्नमेंट है, सरकार है, यानी लेबर पॉलिटिकल पार्टी, वो हमारी रीति रिवाजों से कॉम्प्रोमाइज ना कर रही हो कोई भी नीति बनाते हुए, कोई भी पॉलिसी बनाते हुए। जो लेबर पॉलिटिकल पार्टी अगर वो अपोजिशन में होती है, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, पावर में होती है, तो वो ये ध्यान रखती है कि भाई मजदूरों का हित कहीं मारा ना जाए, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन ना आ जाए पार्लियामेंट में। तो आप लोगों को उम्मीद है ये आइडियोलॉजी क्लियर हो गई होगी। अब जब भारत की बात कर ली जाती है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो 1947 यानी 1947 के बाद आज़ाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें डेमोक्रेसी हमने अपनाई। और हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हमें डिपेंडेंसी से पहले ही देखने के लिए मिल गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग आ गया था। हालांकि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेशन के बाद अलग हो गया, पाकिस्तान में चला गया ये पॉलिटिकल पार्टी। तो पर हिंदू महासभा जैसे 1908 में बनी। साम्यवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1925 में बनी। आगे जाके कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी 2 भागों में बट गई। 1964 में, 1964 में एक कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, एक कम्युनिस्ट मार्क्सिज्म पार्टी बन गई। तो 2 और पॉलिटिकल पार्टी आ गई भारत में। तो और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में और भी पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व देखने के लिए मिला, धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। राज्यों में एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आने लगा कि हर राज्य में अलग अलग 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए मिल गई भारत में। जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए मिल गए। 1977 में एकदम से जनता दल का निर्माण हुआ, उसके बाद बीजेपी आई। तो इस तरीके से भारत में बहुत मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम देखा जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व देखा जाता है। भारत की जब बात की जाती है तो एक बात और भी जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम तो पाया जाता है, पर उसमें भी 2 खूबी है। किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी की खूबी है? 2 तरह के पॉलिटिकल पार्टी पाए जाते हैं। एक जो नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी है, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल है वो, और दूसरा जो राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी या राज्य में राजनीतिक दल होते हैं वो। और जो राज्य में राजनीतिक दल होते हैं उनको कभी भी राज्य राजनीतिक दल नहीं बोला जाता। अक्सर मैंने सुना है बच्चे राज्य दल बोलते हैं उनको। राज्य में है, स्टेट में है, इसलिए वो राज्यों का दल है। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया और तृणमूल कांग्रेस हो गया, तेलुगु देशम हो गया, ये स्टेट में पाई जाती हैं। शिव सेना हो गई। तो ये स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर इनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहा जाता, इनको हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। तो भारत में 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती हैं, मिलती हैं। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिनको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल बोला जाता है, दूसरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिनको क्षेत्रीय राजनीतिक दल बोला जाता है। प्लीज आगे से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बार बच्चे राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी तो उनको पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरीके से बता देते हैं, पर जब राज्य क्षेत्रीय दल की बात की जाती है या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाती है तो उसको वो राज्य कि राजनीतिक दल बोलते हैं। तो राज्य के राजनीतिक दल गलत है कॉन्सेप्ट। उनके लिए बेटर यही है कि वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्रीय यानी एक क्षेत्र को प्रेजेंट करते हैं, रीजनल को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वहाँ की आइडियोलॉजी से, वहाँ के कल्चर से वो चिपके होते हैं। यानी हर स्टेट की अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग कल्चर है, वो अलग अलग धर्म के लोग, मजहब के लोग पाए जाते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं में से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसलिए उनको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। उम्मीद है आपको भारत की जो बेसिक पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर है और जो ब्रिटेन की बेसिक बातें हैं पॉलिटिकल पार्टी का, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो दोनों की विशेषताएं हैं, अलग अलग तरीके से क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि उन दोनों ही राजनीतिक दलों में कोई भी समानता नहीं मिलती। दोनों है कहने के लिए डेमोक्रेटिक स्टेट, और भारत ने ही संसदीय शासन व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो फॉर्म भारत ने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पर फिर भी
दोनों के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में बहुत पूरी तरीके से ही डिफरेंसेस मिलते हैं, पूरी तरीके से विभिन्नता मिलती है। क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या उनकी विशेषता है दोनों देशों की, उसको जान लेते हैं। वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं डिस्कस करती हूँ अब आपके सामने। पहले भारत की बात कर ली जाती है। मैं जो पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ, इसको आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी तक बातें की उसको इंट्रोडक्शन में शामिल करना है। उसके बाद जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सामने, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको एग्जाम में अटेंड करना है। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करना है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि क्रिटिसाइज करने के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी आंसर में क्रिटिसाइज बनता है उस आंसर का, तो उसको आलोचना या उसकी क्रिटिसाइज जरूर उसको करना है। उसके बाद आप लोग को कंक्लूजन अटेंड करना है। तो ये आपका पूरा पैटर्न अटेंड करेंगे तो आपका पूरा आंसर अच्छे से बनता है। ठीक है, तो भारत के राजनीतिक दल की विशेषता देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है बहुदलीय पद्धति, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही ये क्लियर कर दिया था कि भारत में हर कंट्री में अलग अलग शासन व्यवस्था होती है, हर कंट्री में रूल करने का अलग अलग सिस्टम होता है, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। तो चाइना में सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, ब्रिटेन में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, इसी तरीके से अमेरिका में भी 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। पर भारत की जब बात की जाती है तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में बहुत सारी 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है, राजनीतिक दल मिलते हैं। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। दूसरा, एक राजनीतिक दल की प्रधानता, यानी बहुत साल, यानी 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1952 से लगभग 1977 से लेके 1977 से 1979 तक 2 साल का, ये 1.5-2 साल का अगर टाइम निकाल दिया जाए तो लगभग कांग्रेस ने ही पूरे देश में अभी तक राज किया है। पूरे देश में उसी ने शासन किया है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता आती है भारत में कि भारत में जो कांग्रेस का राजनीतिक दल है, कांग्रेस राजनीतिक दल है राष्ट्रीय स्तर का, उसकी बहुत सालों तक प्रधानता रही है। 1967 में पहली बार देखा गया था कि किसी स्टेट में एंटी कांग्रेस पार्टी आई थी, और 1977 में देखा गया था कि नेशनल लेवल पे जनता दल आई थी, जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी। 1-1.5 साल के बाद वो भी उनका लोकसभा विखंडित हो गई थी। और उसके बाद जब दोबारा से चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन के आई हमारे देश में। तो कांग्रेस का बहुत सालों तक आधिपत्य रहा है, बहुत सालों तक राज रहा है। इस तरीके से हम इसको पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। और जब एक राजनीतिक दल की प्रधानता की बात की जाती है तो 2 राइटर है जिनकी बात करना बहुत जरूरी है भारत में। एक है रजनी कोठारी, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, बहुत छोटा छोटा, आपको क्लियर हो रहा होगा। एक है रजनी कोठारी, दूसरा है मॉरिस जॉन्स। जब एक राजनीतिक दल की प्रधानता का पॉइंट आएगा, आप लोग भारत की विशेषता लिखोगे राजनीतिक दल की, तो इन दोनों राइटर्स का नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत काम किया भारत के अंदर कि भाई भारत में एक राजनीतिक दल यानी कांग्रेस का इतने सालों तक आधिपत्य रहा है, राज रहा है, और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं इसके लिए। ठीक है, तो मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी, इनका नाम जरूर मेंशन करोगे इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम में। ठीक है, तीसरा आता है कि स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव होता है, यानी संविधान की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से इलेक्शन कराया जाना है वो मिलता है। आर्टिकल 324 के अंदर कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या फॉर्म आना चाहिए, हम डेमोक्रेटिक है। आर्टिकल 74 के अंदर ये मिलता है कि हमारा देश राष्ट्रपति इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग ही काम करेगा अपना, मतलब हर चीज का मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पे। पर कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके बारे में कैसी पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, क्या क्या उसकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके मेंबर्स की, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो देखा गया कि भारत में जो जिनके पास पावर है, चाहे वो किसी तरीके का पावर है, वो ही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में शामिल रहते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है भारत के राजनीतिक दल की। जो विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे आप उसको क्रिटिसाइज करोगे कि पावर में सत्ता में आने वाले या राजनीतिक दल में आने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा इसका गलत ही फायदा उठाया है भारत की जब राजनीतिक दल की बात की जाए तो।
क्योंकि इसमें संविधान में कुछ भी अच्छे से मेंशन नहीं किया गया, कुछ क्लियर नहीं किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, कौन आगे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव का जो राजनीतिक दल बनाता है। तो इस तरीके से कोई बात नहीं की गई है। तो आगे जो पॉइंट है, सुस्पष्ट विचारधारा का अभाव, यानी जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टीज की वो बिल्कुल क्लियर ही नहीं होती। कभी कभी जो आगे मैं एक पॉइंट और क्लियर करूंगी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विंग। हमारे भारत में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो लेफ्टिस्ट विंग कहलाते हैं, यानी वामपंथी विचारधारा का पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल कहलाता है। और जब बीजेपी की बात की जाती है तो वो राइटिस्ट विंग कहलाता है, यानी दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी रखने वाला पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। पर हमेशा देखा गया है कि वो जो इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के, एक वो हमारे भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है या कांग्रेस है, इन रूल्स को फॉलो करती हुई नजर नहीं आती। कहने के लिए लेफ्टिस्ट पार्टी है कांग्रेस, पर वो रिलीजन को प्रमोट करती है, हमेशा मुसलमानों के वोट की बातें करती है। तो इस तरीके से रिलीजन को प्रमोट करती है। तो स्पष्ट कोई विचारधारा आइडियोलॉजी नहीं है। और इसमें तुम लोग एक पॉइंट और अटेंड कर सकते हो कि जो खुद ही पॉलिटिकल पार्टी है, जो जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, इनके आपस में ही जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपस के ही जो लोग हैं, इनकी विचारधारा आपस में ही क्लियर नहीं होती, आपस में ही टकराव देखने के लिए मिलता है। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जीतने के बाद ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आपस में क्लियर नहीं होती है, आपस में ही उसके अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ाई होती है इनकी। हमेशा ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही उलझे रहते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही कई बार उनकी लड़ाई या आपसी मतभेद देखा गया है। जो आगे का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट, दल बदल की राजनीति। जो मैं अभी ऊपर आप लोगों को समझा रही थी, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, क्लियर आइडियोलॉजी नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर ही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी आपस में। तो ये दल बदल की राजनीति भारत में बहुत देखी गई है कि जीतने के बाद अगर हम आपस में ही मतभेद हो गया तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, भारत की राजनीतिक दल की बहुत नकारात्मक विशेषता है। इसको क्रिटिसाइज करना है अच्छे से आपको एग्जाम में। आगे जो 6th पॉइंट है वो पॉलिटिकल पार्टी में कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में जातीयता। ये तो बहुत अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत की राजनीति में जातीयता बहुत हावी है, जाति बहुत हावी है। हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम से ही वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से नाम से ही क्लियर हो जाता है। जब 7वें पॉइंट की बात की जाती है कि राजनीति का अपराधीकरण, यानी भारत की जो राजनीति की बात की जाए, भारत की खासकर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, मैंने अभी बताया आपको 3rd जो पॉइंट बताया कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते हैं, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी में खड़े हो सकते हैं, कौन से लीडर, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं बनाया गया। और भारत में अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पावर वाले देखे गए हैं, या तो वो हमेशा वो अपराध में लीन मिलते हैं, कोई ना कोई उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे पॉलिटिशियन कहा जा सकता है बहुत ज्यादा भारत की राजनीति में देखने के लिए मिलते हैं, राजनीतिक दल में देखने के लिए मिलते हैं। यहीं जब ब्रिटेन के राजनीतिक दल की पॉलिटिकल पार्टी की फीचर्स की बात की जाए, उनकी विशेषता की बात की जाए, तो बहुत अच्छे इनके नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। आप लोग जब इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात करेंगे तभी उनके नेगेटिव पॉइंट्स अटेंड करेंगे। तो अभी ब्रिटेन के राजनीतिक दल की विशेषता देख लेते हैं। पहली विशेषता द्विदलीय प्रणाली, यानी 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। मैं पहले ही आप लोगों को मेंशन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट में एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है और एक दूसरा लेबर पॉलिटिकल पार्टी है। तो 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है और मोस्टली लेबर पॉलिटिकल पार्टी जो है राजनीतिक दल है, जो श्रमिकों को यानी लेबर को रिप्रेजेंटेटिव करती है, वो मोस्टली सत्ता में देखी जाती है, पावर में देखी जाती है। दूसरा, मजबूत विरोधी दल। अब अपोजिशन में जो होता है, एक जैसे कि लेबर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर है वो जीत के सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, और जो कंजर्वेटिव है वो अपोजिशन में आ गए। तो वो हमेशा कमियां नहीं गिनाते सत्ता में आने वाली अपनी गवर्नमेंट की, वो हमेशा हेल्प करते हैं अपने देश को के डेवलपमेंट के लिए कि हमारी गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है। अगर उनकी गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, जो पावर में आई हुई पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत कर रही है, तो हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कानून पास कर रही होती है तो हमेशा उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसके साथ होते हैं। भारत की तरह नहीं कि हमेशा ही लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, अगर कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं तब भी और गलत कर रहे होते हैं तब भी। तो यहाँ पे जो विरोधी दल है उनकी भूमिका जो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, बहुत अच्छी पॉजिटिव मानी जाती है। हमेशा वो अपने देश की कंट्री
कंट्रीब्यूशन के यानी डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और एक और खूबी मैं बता देती हूँ, जो ब्रिटेन की बात की जाती है तो ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा ही काम करने में लगे रहते हैं। ये नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे ही अपने आप को बेस्ट दिखाने में लगे हुए हैं या इलेक्शन के टाइम में ही जनता के सामने आते हैं। तो ये भारत की खूबी है, जो नकारात्मक खूबी है, जो क्रिटिसाइज जहाँ पे आप लोग इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को कर सकते हो, ब्रिटेन में हमेशा ही वो साल भर तक जितना 5 साल तक, वहाँ पे भी 5 साल का सिस्टम है जैसे यहाँ पे है, 5 साल तक वो अपनी कार्रवाई में लगे रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को और अच्छा बनाने में लगे होते हैं, अपने आप को और स्ट्रांग बनाने में लगे होते हैं और जनता के साथ हमेशा मिलते रहते हैं वो। तो ये भी वहाँ की बहुत अच्छी पॉजिटिव खूबी है। एक थर्ड पॉइंट जो है, पूर्ण रूप से संगठित राजनीतिक दल, यानी वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में पाई जाती है, मतलब मिलती है। 2 पॉलिटिकल पार्टी, कंजर्वेटिव और लेबर पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई है, उनकी विचारधारा आपस में मिलती है, आपस में उनमें कोई फूट नहीं देखी जाती। अगर कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल को छोड़ता है तो वो दूसरे राजनीतिक दल को में शामिल नहीं हो सकता। वहाँ पे दल बदल की कोई भी राजनीति नहीं देखी जाती वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में। फोर्थ जो है वो वर्ग प्रतिनिधित्व यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने अभी बताया कि वहाँ पे बिल्कुल क्लियर आइडियोलॉजी है। अगर 2 पॉलिटिकल पार्टी कंजर्वेटिव और लेबर, तो दोनों की बहुत क्लियर आइडियोलॉजी है, आपस में मतभेद नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन पे भी, उनके बीच में भी कोई मतभेद नहीं मिलता, डिस्प्यूट नहीं मिलता। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं 2 पॉलिटिकल पार्टी, उन 2 पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी इतने डिस्प्यूट वो नहीं करते, वो मिलजुल के काम करने की कोशिश करते हैं। एक पावर में पॉलिटिकल पार्टी होती है, दूसरी अपोजिशन में होती है, और वो दोनों मिलजुल के अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ना कि एक दूसरे की फालतू में लेग पुलिंग करते हैं। ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है ब्रिटेन के राजनीतिक दल में। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लोग ये डाल सकते हो कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले और डेमोक्रेसी वाले कंट्री है, पर उसके बाद भी राजनीतिक दलों की, जब पॉलिटिकल पार्टी की सिस्टम की बात कर दी जाती है तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, बहुत विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। और भारतीय राजनीतिक दलों की नकारात्मक छवि उभर कर सामने आती है, जबकि ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की स्पष्ट, यानी उनकी जो भी आइडियोलॉजी है बहुत क्लियर कट है, क्लियर देखने के लिए मिलती है, स्पष्ट देखने के लिए मिलती है। अभी मैंने आप लोगों को बीच में एक बात बताई थी, अब ये आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का क्या फीचर्स है और ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी का क्या फीचर्स है, किस तरीके से आप इसको एग्जाम में अटेंड करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को, कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेशन में मेरे साथ अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूंगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने बाकी जो भी फ्रेंड्स है उसके साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी एग्जाम में इनका बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल को अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मैंने अभी बीच में आप लोगों को बताया था कि लेफ्टिस्ट विंग और राइटिस्ट विंग, यानी वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा, तो इस कॉन्सेप्ट को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एग्जाम में थोड़ा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, और नहीं भी लिखना चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बुक्स में भी देखा होगा ये। तो जब बात की जाती है लेफ्टिस्ट, यानी लेफ्टिस्ट को हिंदी में बोला जाता है वामपंथी विचारधारा, और जो राइटिस्ट होता है उसको बोला जाता है दक्षिणपंथी विचारधारा। इन दोनों आइडियोलॉजी की बात की जाती है तो ये पूरी दुनिया में हर देश में 2 आइडियोलॉजी मेन देखी जाती है। अब ये मेन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो लेबर आइडियोलॉजी रखती है या वो रिलीजियस आइडियोलॉजी रखती है, कोई भी आइडियोलॉजी रखती है, पर पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी को आप 2 आइडियोलॉजी में बांट सकते हो, एक लेफ्टिस्ट विंग में, एक राइटिस्ट विंग, एक वामपंथी में और दूसरा दक्षिणपंथी में। तो ये जो वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट निकला कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, यानी राजाओं का शासन था, ये वहां से निकला। फ्रांस में जब राजा बैठते थे तो उनके जो हाउस था जहाँ पे वो बैठते थे उसको 2 भागों में बांटा हुआ था। एक तरफ लेफ्टिस्ट बैठते थे, एक तरफ राइटिस्ट सोच वाले, आइडियोलॉजी वाले लोग बैठते थे, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, राजा के हाथ जो राइट है और लेफ्ट की तरफ। तो उनका नाम ही इस तरीके से रख दिया गया है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो जो लेफ्ट वाले हैं और राइट वाले वो क्या सोच रखते हैं, भारत में जो कांग्रेस है, खासकर साम्यवादी दल है, उनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है, पर अक्सर देखा गया कि वो हमेशा अपनी आइडियोलॉजी से अलग काम करते हैं, हमेशा वो अवसरवादी होते हैं, यानी उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पावर में आने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को
चेंज करते रहते हैं। लेफ्टिस्ट कई बार लेफ्टिस्ट नहीं लगते और राइटिस्ट नहीं लगते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो उनके फीचर्स है, विशेषता है, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो बदलाव में यकीन रखते हैं, यानी वो लिबरल सोच के होते हैं, वो हमेशा चेंजेस चाहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में मैंने बताया, जो पहले लेबर पार्टी थी, जो अब लेबर पार्टी खत्म हो गई है, उसकी जगह पहले जो लिबरल पार्टी थी और वो खत्म हो गई, उसकी जगह लेबर पार्टी आ गई है। तो लिबरल नाम से पता लगता है जो हमेशा चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने देश में कुछ ना कुछ नया लाना चाहते हैं, वो होते हैं लेफ्टिस्ट विंग। राइटिस्ट जो होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, वो अपनी समाज में परिवर्तन बहुत कम पसंद करते हैं, अपने समाज जो अपनी परंपरा है उसी के साथ अपना विकास करना पसंद करते हैं। दूसरा, जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो धर्म और राजनीति को अलग करने की बात करते हैं, बोलते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। और जो राइटिस्ट हैं यानी दक्षिणपंथी, वो हमेशा धर्म और राजनीति को साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो बोलते हैं राजनीति में धर्म का समावेश जरूर होना चाहिए। जो लेफ्टिस्ट की एक और विशेषता या फीचर कहा जा सकता है कि वो हमेशा समानता की बात करते हैं। वो अपने देश में समाजवादी स्टेट चाहते हैं, यानी हर जगह स्टेट का यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहते हैं, वो सरकारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि राइटिस्ट की बात की जाए तो वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, उदारीकरण की तरफ ज़्यादा जाती है, वो हर चीज़ को प्राइवेट करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरीके से जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो टैक्स को बढ़ाने की बात करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि अमीरों से पैसा लेके गरीब जो है वर्ग है, जो कमजोर पिछड़े वर्ग है, उनको दे दिया जाए। कमजोरों की बात करते हैं, को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, बराबर की बात करते हैं, समानता की, इक्वल होने की बात करते हैं। और जो राइट विंग्स वाले होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि टैक्स को कम करना चाहिए, जो जितना कैपेबल है वो अपने लिए उतना अपना डेवलपमेंट कर पाएगा, जो कैपेबल नहीं है वो पीछे रह जाएगा। उनकी ये थ्योरी होती है। अब भारत की जब बात कर ली जाए तो भारत में जो कांग्रेस है, जितने कम्युनिस्ट पार्टी है, वो लेफ्टिस्ट विंग कहलाते हैं, और जो बीजेपी है वो राइटिस्ट विंग कहलाता है। पर बीजेपी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, वो समझ में आता है कि वो धर्म और राजनीति को साथ लेके चलने की बात करता है। उनकी आइडियोलॉजी कहीं कहीं सही लगती है, वो प्राइवेट चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, हर चीज़ों को प्राइवेट बनाने पर लगे हुए हैं, बैंक को मर्ज करके छोटा बनाने पर लगे हुए हैं। पर जब कांग्रेस की बात कर ली जाती है, लेफ्ट विंग की बात कर ली जाती है, तो बहुत बड़ी विशेषता वहाँ पर निकल के आती है कि वो धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करते हैं। पर आपने हमेशा देखा होगा कि वो अपने फायदे के लिए धर्म को राजनीति में शामिल करके रखते हैं। तो भारत में जब इन आइडियोलॉजी की बात की जाती है, जब पूरे वर्ल्ड में दो तरह की आइडियोलॉजी मिलती है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, वामपंथी और दक्षिणपंथी, तो बहुत क्लियर दिखता है। पर जब भारत में यही आइडियोलॉजी आ जाती है तो हमेशा इनकी जो आइडियोलॉजी है मिक्स होती हुई नजर आती है। कोई कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं दिखता है। हमेशा जिसको जो मौका मिलता है पावर में आने के लिए, तो अपनी आइडियोलॉजी को फटाफट ये बदल देते हैं। तो ये आप लोग की आज जो चैप्टर है, अगर प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसको ज़रूर क्लियर करूँगी आपके डाउट को। और मेरा वीडियो जैसा भी आप लोगों को लगा हो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और भी बच्चों के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्लीज़ इस क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल देखा जाता है और इस बार भी आएगा। थैंक यू सो मच।